प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। देखिए, सत्य के पियो मोहनदास करमचंद गांधी की आत्मकथा के विषय में हम आत्मिक शिक्षा के विषय में गांधी जी बताते हुए कहते हैं कि ये भ्रम है कि वानप्रस्थ आश्रम में ही आत्मिक शिक्षा ग्रहण की जा सकती है। उससे पहले बचपन में, किशोर अवस्था में, बाल्यावस्था में या गृहस्थ जीवन में ऐसा नहीं किया जाता है। इसी क्रम में वो आगे बताते हुए टोल्स्टॉय आश्रम की बात बताते हुए अगले अंश को बताते हैं कि आश्रम में एक युवक बहुत उधम मचाता था। एक व्यक्ति था, बहुत ही शरारती था, झूठ बोलता था, हर बात पर वो झूठ बोलता रहता था, किसी से दबता नहीं था, बिल्कुल भी भय नहीं था उसको, और दूसरों के साथ लड़ता झगड़ता रहता था, हमेशा वाद विवाद में ही फंसा रहता था। एक दिन उसने बहुत ही उद्यम मचाया कि एक दिन उसने आश्रम में बहुत ज़्यादा हुड़दंग कर दिया। मैं घबरा गया। गांधी जी भी उसके हुड़दंग के कारण क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। मैं घबरा उठा। मैं विद्यार्थियों को कभी सज़ा नहीं देता था कि कभी भी मैं जीवन में कभी किसी विद्यार्थी को मैंने सज़ा नहीं दी। इस बार मुझे बहुत क्रोध आया कि उस युवक की उस हरकत को देख करके मेरे को अत्यंत गुस्सा आ जाता है। मैं उसके पास पहुंचा, समझाने पर वह किसी प्रकार समझता ही न था। उसने मुझे धोखा देने का भी प्रयत्न किया कि वो अपने आप को अत्यंत चालाक समझता था। मैंने अपने पास पड़ा हुआ रूल उठाकर उसकी बाह पर दे मारा। मारते समय मैं कांप रहा था कि मैं भी उस पर प्रहार नहीं करना चाहता था, उसको मारना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी स्थिति को देख करके मेरे को उसको पीटना पड़ा, और पीटते समय मैं भी विचलित था। इसे उसने देख लिया होगा। मेरी ओर से ऐसा अनुभव किसी विद्यार्थी को इससे पहले नहीं हुआ कि मेरी तरफ से कभी भी विद्यार्थी को ऐसी सजा नहीं दी गई थी। विद्यार्थी रो पड़ा। उसने मुझसे माफी मांगी, उसे डंडा लगा और चोट पहुंची। इससे वह रोया न था। अगर वह मेरा मुकाबला करना चाहता तो मुझसे निपट सकने की शक्ति उसमें थी। कि वो मेरा प्रतिरोध करता तो निश्चित रूप से मेरे से ज्यादा ताकतवर था। उसकी उम्र कोई 17 साल की थी और की रही होगी। उसका शरीर सुगठित था, पर मेरे रूल में उसे मेरे दुख का दर्शन हो गया कि मैं कितना उसकी इस हरकत के कारण कितना दुखी हूँ। इस घटना के बाद उसने फिर कभी मेरा सामना नहीं किया, लेकिन उसे रूल मारने का पछतावा मेरे दिल में आज तक बना हुआ है कि उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। उसका आज भी मेरे को दुख होता है। गांधी जी ऐसा कहते हैं। मुझे भय है कि उससे मारकर मैंने अपनी आत्मा का नहीं बल्कि अपने पशुता का ही दर्शन कराया कि ऐसा व्यवहार है वो पशु के साथ किया जाता है, और पशु जैसा ही व्यक्ति ऐसा निर्दयी हो सकता है, मनुष्य ऐसा नहीं हो सकता। बालकों को मार पीट कर पढ़ाने का मैं हमेशा विरोधी रहा हूँ। मुझे ऐसी एक ही घटना याद है कि जब मैंने अपने लड़कों में से एक को पीटा था। रूल से पीटने में मैंने उचित कार्य किया या नहीं, इसका निर्णय मैं आज तक नहीं कर सका हूँ। इस दंड के औचित्य के विषय में मुझे शंका है, क्योंकि उसमें क्रोध भरा था और दंड देने की भावना थी। इस यदि उसमें केवल मेरे दुख का ही प्रदर्शन होता तो मैं उस दंड को उचित समझता, पर उसमें विद्यमान भावना मिश्र थी। इस घटना के बाद तुम विद्यार्थियों को सुधारने की अधिक अच्छी रीति सीखा। यदि इस कला का उपयोग मैंने उक्त अवसर पर किया होता तो उसका कैसा परिणाम होता ये मैं कह नहीं सकता। वह युवक तो इस घटना के को तुरंत भूल गया। मैं ये नहीं कह सकता कि उसमें बहुत सुधार हो गया, पर उस घटना ने मुझे इस बात के लिए अधिक सोचने को विवश किया कि विद्यार्थी के प्रति शिक्षक का क्या धर्म है। उसके बाद युवकों द्वारा दो ऐसे ही दोष हुए, लेकिन मैंने फिर कभी दंड नीति का उपयोग नहीं किया। कि मैंने उसके बाद में जैसे सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद में युद्ध की नीति को त्याग दिया, उसी प्रकार गांधी जी कहते हैं कि मैंने भी उस विद्यार्थी के बाद टोल्स्टॉय के उस विद्यार्थी के छात्र के साथ मैंने जो हरकत की थी वैसी हरकत जीवन में मैंने कभी दोबारा नहीं की। उस नीति का ही परित्याग कर दिया।
इस प्रकार आत्मिक ज्ञान देने के प्रयत्न में मैं स्वयं आत्मा के गुण को अधिक समझने लगा कि दूसरों को ज्ञान देने की अपेक्षा स्वयं ही अधिक सीखने लग गया। फिर देखिए शांति निकेतन की बात करते हैं। महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। राजकोट से मैं शांति निकेतन गया। वहाँ शांति निकेतन के अध्यापकों और विद्यार्थियों ने मुझ पर अपना प्रेम बरसाया। स्वागत की विधि में सादगी, कला और प्रेम का सुंदर मिश्रण था। वहाँ मैं काका साहब कालेलकर से पहले मिला कि गांधी जी कहते हैं मैं शांति निकेतन में गया। शांति निकेतन में जाते ही मेरे को बड़ा सम्मान मिला और वहाँ सबसे पहले मेरी मुलाकात किससे हुई? पहली बार मुलाकात हुई काका साहब कालेलकर से। कालेलकर काका साहब क्यों कहलाते थे ये मैं उस समय नहीं जानता था, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि केशव राव पांडे जो विलायत में मेरे समकालीन थे, जिनके साथ विलायत में मेरा अच्छा परिचय था, कि विदेश में मेरे साथ कौन रहते थे? केशव राव देश पांडे रहते थे। बड़ौदा राज्य में गंगनाथ विद्यालय चला रहे थे। उनकी अनेक भावनाओं में से एक यह भी थी कि विद्यालय में पारिवारिक भावना होनी चाहिए, कि समूह परिवार जैसा माहौल होना चाहिए। इस विचार से वहां सब अध्यापकों के नाम रखे गए थे। उसमें कालेलकर को काका नाम मिला कि पारिवारिक जैसे माहौल उत्पन्न करने के लिए जैसे परिवार में रिश्ते होते हैं, उसी प्रकार उस विद्यालय के अध्यापकों के रिश्ते स्थापित किए गए। काका नाम मिला। फड़के मामात बने। हरिहर शर्मा अणा कहलाए। दूसरों के भी यथा योग्यता के अनुसार नाम रखे गए। काका के साथी के रूप में आनंद स्वामी और मामा के मित्र के नाते पटवर्धन आपा आगे चलकर इस कुटुंब में सम्मिलित हुए। इस कुटुंब के उपयुक्त पांचों सदस्य एक के बाद एक मेरे साथी बने। उस विद्यालय में जितने अध्यापक थे वो सब मेरे क्या बन जाते हैं? गांधी जी कहते हैं शांति निकेतन के सभी अध्यापक मेरे मित्र बन जाते हैं। देश पांडे साहब के नाम से पुकारे जाने लगे। साहब का विद्यालय बंद होने पर वह कुटुंब बिखर गया, पर इन लोगों ने अपना आध्यात्मिक संबंध नहीं थोड़ा आपसी जुड़ाव बना रहा। काका साहब भिन्न भिन्न अनुभव प्राप्त करने में लग गए। इसी सिलसिले में वे इस समय शांति निकेतन में रहते थे। इसी मंडल के एक और सदस्य चिंतामणि शास्त्री भी वहाँ रहते थे। ये दोनों संस्कृत सिखाने में हिस्सा लेते थे। शांति निकेतन में मेरे मंडल को अलग से ठहराया गया था। यहाँ मगन लाल गांधी उस मंडल को संभाल रहे थे और फिनिक्स आश्रम के सब नियमों का पालन सूक्ष्मता से करते कराते थे। मैंने देखा कि उन्होंने अपने प्रेम, ज्ञान और उद्योग के कारण, परिश्रम के कारण शांति निकेतन में अपनी सुगंधे फैला दी है, कि सब जगह उनकी प्रशंसा हो रही है। एंड्रेज तो यहाँ थे ही, पियर्सन थे, जगत आनंद बाबू, नेपाल बाबू, संतोष बाबू, क्षिति मोहन बाबू, नगेन बाबू, शरद बाबू और काली बाबू के साथ हमारा खासा संपर्क रहा। अपने स्वभाव के अनुसार मैं विद्यार्थी और शिक्षकों में घुल मिल गया, कि मिलने की प्रवृत्ति के कारण मैं उनमें सब में घुल मिल गया और सब परिश्रम के विषय में चर्चा करने लगा, कि अपनी मेहनत के बारे में सबसे बातें करने लग जाता है। मैंने वहाँ के शिक्षकों के सामने ये बात रखी कि वेतनिक रसोई के बदले शिक्षक और विद्यार्थी अपनी रसोई स्वयं बना ले तो अच्छा होगा। कि मैं जब शांति निकेतन में गया था तब वहाँ पर रसोईया कोई अलग से रखा जाता था। तब मैंने शांति निकेतन के सभी सदस्यों से ऐसी प्रार्थना की कि हम रसोईया न रख करके उस पैसे को बचा करके हमें स्वयं ही रसोई का कार्य करना चाहिए, और सबने ऐसी बातें मानी भी। उसके ऐसा करने से आरोग्य और नीति की दृष्टि से रसोई घर पर शिक्षक समाज का प्रभुत्व स्थापित होगा और विद्यार्थी स्वावलंबन और स्वयं पाक का पदार्थ पाठ सीखेंगे, कि हम अगर बना करके खाएंगे, हम अगर प्रेरणा बनेंगे तो विद्यार्थी भी हमारा अनुसरण करेंगे। एक दो शिक्षकों ने सिर हिलाया, एक दो ने आनाकानी की। कुछ लोगों को यह प्रयोग बहुत अच्छा लगा। नई चीज फिर यह कैसी भी क्यों न हो, बालकों को तो अच्छी लगती ही है। इस न्याय से यह चीज भी उन्हें अच्छी लगी और प्रयोग शुरू हुआ। जब कवियों में श्रेष्ठ के सामने यह चीज रखी गई तो उन्होंने अपनी यह सम्मति दी कि यदि शिक्षक अनुकूल हों तो स्वयं उन्हें यह प्रयोग अवश्य पसंद होगा। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा इसमें स्वराज्य की चाबी मौजूद है। पियर्सन ने प्रयोगों को सफल बनाने में अपने आप को खपा दिया। उन्हें यह बहुत अच्छा लगा। एक मंडली साग काटने वालों की बनी, दूसरी अनाज साफ करने वालों की, रसोई घर के आसपास शास्त्रीय ढंग से सफाई रखने के काम में नगेन बाबू आदि
जुट गए कि सबने अपना अपना काम है बांट लिया। उन लोगों को कुदाली से काम करते देखकर मेरा हृदय नाच उठा कि मेरी उस प्रेरणा से लोगों में क्या परिवर्तन आया, उससे मेरे को अत्यंत खुशी मिली। लेकिन मेहनत के इस काम को 125 विद्यार्थी और शिक्षक भी एकाएक नहीं अपना सकते थे कि सब एक जैसे नहीं थे, इसलिए कुछ को प्राथमिक समय में पहले शुरुआत में थोड़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। एक अतएव रोज चर्चाएं चली, कुछ लोग थक जाते, परंतु प्रियसन क्यों थकने लगे, वे हंसते चेहरे से रसोई घर के किसी न किसी काम में जुटे ही रहते। बड़े बड़े बर्तन मांजना उन्हीं का काम था। बर्तन मांजने वाली टुकड़ी की थकान उतारने के लिए कुछ विद्यार्थी वहां सितार बजाते थे। विद्यार्थियों ने प्रत्येक काम को पर्याप्त उत्साह से अपना लिया और समूचा शांति निकेतन मध्यमुखियों की छत्ते की भांति गूंजने लगा। गई सब में अत्यंत स्नेह फैल गया। इस प्रकार के फेर फार जब एक बार शुरू हो जाते हैं तो फिर वे रुक नहीं पाते हैं। फिनिक्स का रसोई घर स्वावलंबी बन गया था। यही नहीं बल्कि उसमें रसोई भी बहुत सादी बनती थी कि सामान्य खाना बनता था। मसालों का त्याग किया गया। भारतीय संस्कृति के अनुरूप खाना बनाया जाने लगा। तय भात दाल साग और गेहूं के पदार्थ की भाप के द्वारा पका लिए जाते थे। गेहूं के पदार्थ भी भाप के द्वारा पका लिए जाते थे। बंगाली खुराक में सुधार करने के विचार से उस प्रकार का एक रसोई घर शुरू किया था। उसमें एक दो अध्यापक और कुछ विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे। ऐसे ही प्रयोगों में से सर्वसाधारण रसोईघर को स्वावलंबी बनाने का प्रयोग शुरू किया जा सका था, पर आखिर कुछ कारणों से यह प्रयोग बंद हो गया। मेरा विश्वास है कि यह जगत विख्यात संस्था ने थोड़े समय के लिए भी इस प्रयोग को अपनाकर कुछ खोया नहीं। उससे प्राप्त अनेक अनुभव उसके लिए उपयोगी सिद्ध हुए थे। मेरा विचार शांति निकेतन में कुछ समय रहने का था, किंतु विधाता मुझे जबरदस्ती घसीट कर ले गया। मैं मुश्किल से वहां एक हफ्ता रहा होऊंगा कि इतने में पुन्ना से गोखले के अवसान का तार मिल गया कि गोखले स्वर्ग सिधार गए हैं। शांति निकेतन शोक में डूब गया। सब मेरे पास संवेदना के लिए आए। मंदिर में विशेष सभा की गई। यह गंभीर दृश्य अपूर्व था। मैं उसी दिन पूना के लिए रवाना हुआ। पत्नी और मगनलाल गांधी को अपने साथ लिया। बाकी सब शांति निकेतन में रहे। बर्दवान तक एंड्रूज मेरे साथ आए थे। उन्होंने मुझे पूछा, क्या आपको ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में आपके लिए सत्याग्रह करने का अवसर आएगा, और अगर ऐसा हो तो कब आएगा, इसकी कोई कल्पना आपको है? मैंने जवाब दिया, इसका उत्तर देना कठिन है। अभी 1 वर्ष तक तो मुझे कुछ करना ही नहीं है। गोखले ने मुझसे प्रतिज्ञा करवाई थी कि मुझे 1 वर्ष तक देश में भ्रमण करना है। किसी सार्वजनिक प्रश्न पर अपना विचार न तो बनाना है न प्रकट करना है। मैं इस प्रतिज्ञा का अक्सर हमेशा पालन करूंगा। बाद में भी मुझे किसी प्रश्न पर कुछ कहने की जरूरत होगी तभी मैं कहूँगा। इसलिए मैं नहीं समझता कि 5 वर्ष तक सत्याग्रह करने का कोई अवसर आएगा। यहाँ यह कहना अप्रस्तुत न होगा कि बिल्कुल योग्य नहीं होगा कि हिंद स्वराज्य में मैंने जो विचार व्यक्त किए हैं, गोखले उनका मजाक उड़ाते थे और कहते थे, आप 1 वर्ष हिंदुस्तान में रहकर देखेंगे तो आपके विचार अपने आप ठिकाने आ जाएंगे। कि भारत के विषय में जो आप विचार अपने दिमाग में पाल रहे हो ना, वैसा कुछ नहीं है। आप यहाँ के लोगों के बारे में जानोगे, यहाँ की संस्कृति के बारे में जानोगे, तब आपकी भ्रांतियां हैं वो अपने आप ही दूर हो जाएंगी कि कैसे भारत को स्वतंत्र करवाया जा सकता है, कैसे भारतीय लोगों को आपस में जोड़ा जा सकता है। ये सारे के सारे कारण हैं वो भारत में भ्रमण करने के बाद ही आपको पता चलेगा। ऐसा कल्पनाओं में जीने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप भारत के बारे में नहीं जानोगे तब तक ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए।